दोस्तों वेलकम टू एग्जामेंटो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेटवर्क एनालिसिस रिवीजन क्लासेस। मतलब एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो आप किस तरह से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा नेटवर्क एनालिसिस होगा। इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है, तो एक तरह से एक रिवीजन क्लासेस होगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। जैसे अभी अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक बार्क PGCL का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा जब आप इस टॉपिक को देख के जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं एग्जामेंटो चैनल पे, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त हो सके। तो नेटवर्क एनालिसिस रिवीजन क्लासेस में जो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेटवर्क एनालिसिस में क्या क्या मुझे देखना है आज के क्लासेस में। तो आज का जो डिस्कशन होगा, पहले तो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम लाइक क्या क्या है, जैसे SSC JEE प्री मेंस के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होने वाला, PGCL के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बार्क के लिए, NPCIL, रेलवे, DFCCL में भी वैकेंसी आती है। उसके बाद DMRC, LMRC, चाहे जितने भी मेट्रो एग्ज़ाम्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, इधर JEE या AM लेवल के, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। फिर UPPCL, RVVNL के लिए, उसके बाद आपका AE JEE लेवल एग्ज़ाम। तो जितने भी AE और JEE लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा ये आपका नेटवर्क एनालिसिस का रिवीजन क्लासेस। इस टॉपिक में जो कवर करने वाले हैं दोस्तों नेटवर्क एनालिसिस में, इसमें जो कवर करेंगे, पहला कवर करेंगे बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा स्टेडी स्टेट AC सर्किट के बारे में, जिसमें कि आपका रेजोनेंस भी आता है। उसके बाद थ्योरम्स, जितने भी थ्योरम्स होते हैं नेटवर्क थ्योरम्स, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम्स, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मिलीमन्स थ्योरम, जितने भी थ्योरम्स आएंगे वो सब इसमें डिस्कशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें ट्रांजिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हो जितना भी टॉपिक है सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपका टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट से भी बहुत क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्राफ थ्योरी। नेक्स्ट है दोस्तों फिल्टर्स, कितना टाइप्स का फ़िल्टर होता है, ठीक है। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है, ठीक है। फिल्टर के बारे में देखेंगे। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनपुट आउट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद सिंथेसिस, नेटवर्क सिंथेसिस भी देखेंगे। जो सिंथेसिस है दोस्तों, ये IAS का सिलेबस है। IAS में मोस्टली एग्ज़ाम IAS एग्ज़ाम में आता है, जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है उसमें सिंथेसिस से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन JEE और AE लेवल के एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर भी देख लेंगे इसको। तो ये आप देख सकते हो नेटवर्क एनालिसिस में इतना जो टॉपिक है इसको देखना वन बाय वन करके। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों वो है बेसिक्स, ठीक है। आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सपोज करो पहले अगर मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ, तो बेसिक में आप लोग को भी पता होगा कि बेसिक जो होता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है, वो होता है चार्ज, ठीक है। क्या होता है, चार्ज। अब चार्ज क्या है, चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है उसका यूनिट अगर इलेक्ट्रॉन में लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है दोस्तों। सपोज करो कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, यहाँ एक मैंने, आप समझो पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो एक कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में आपको भी पता होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, निगेटिव, तो सपोज करो कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर में। अब इस कंडक्टर में हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, कोई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे एक करंट जाएगा इधर, जिसको, इस करंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट जो होता है हमेशा क्या होता है, उसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, निगेटिव से टू पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो कन्वेंशनल करंट माइनस में इन कर रहा है और प्लस से निकल रहा है एक करंट। और एक होता है नेचुरल करंट, जिसका डायरेक्शन, नेचुरल करंट को मैंने आई डैश से डिनोट कर दिया, आई डैश को आप समझो कि नेचुरल करंट है, इसको बोलते हैं एन नेचुरल करंट। कभी कभी एग्जाम में आता है। नेचुरल करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या है, करंट का डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा, कन्वेंशनल करंट होगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो क्या होगा, नेचुरल करंट होगा। तो हमेशा इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू माइनस आई डैश, दोनों करंट सेम ही होगा, इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। क्यू क्या हो गया, चार्ज, तो इसका क्या होता है, चार्ज पर सेकेंड, चार्ज नहीं, कूलम पर सेकेंड। तो इसी को आई का यूनिट क्या होता है, इधर कूलम पर सेकेंड, या इसको क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। ये क्या है, करंट यानी यूनिट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट आपको V इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, या इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज है तो क्या बोलेंगे, वोल्ट्स। ये हो गया आपका वोल्टेज का V, ये हो गया करंट I, करंट I। उसके बाद दोस्तों पावर, पावर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, P, P इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अगर पावर का यूनिट पूछेगा तो क्या होता है, जूल पर सेकेंड, या क्या हो जाएगा, वाट्स, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जब भी बेसिक क्वांटिटी के बारे में पूछेगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेसिक क्वांटिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमेशा बेसिक क्वांटिटी जो होता है हमेशा चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक पावर तक हो गया। इसमें दोस्तों करंट का आपको डेफिनेशन पता ही है, करंट किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेज क्या होता है, करंट होता है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं कि आप किस तरह से, जैसे वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, ठीक है, किसको आप सिंक बोलोगे, किसको आप सोर्स बोलोगे, तो इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। सपोज करो कि अगर आपका, मैं पहले एक सर्किट बना देता हूँ तब आपको सही रहेगा। एक यहाँ पे इस तरह से करंट सोर्स है आई, और यहाँ पे माइनस प्लस वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट फिर एक है यहाँ पे सोर्स, फिर यहाँ पे करंट सोर्स आई है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ प्लस माइनस है। फिर एक और है यहाँ पे, ये वोल्टेज सोर्स है और करंट आई इंटर हो रहा है। ये वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे करंट आई इंटर हो रहा है। नेक्स्ट है
ये आपका सर्किट हो गया। अब देखो, अगर आप इसको आप समझ जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के होते हैं आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो किसको हम सोर्स बोलेंगे और किसको सिंक बोलेंगे? सोर्स और सिंक। सिंक मतलब होता है पावर डिसिपेट करना, डिसिपेट या ऑब्जर्व्ड। सोर्स पावर सप्लाई करना, ठीक है। आप समझ गए सोर्स मतलब क्या होता है? पावर सप्लाई कर रहे हैं। अगर सिंक कर रहे हैं तो पावर को डिसिपेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखो इस केस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट का जो डायरेक्शन है, पहला केस में केस 1 2, इसको ऐसे कर लेते हैं 3 4 5 6। पहला केस में आप देख सकते हो जो करंट का डायरेक्शन है क्या है? ऊपर है, प्लस से माइनस में जा रहा है। जहाँ पे करंट क्या होगा? प्लस से माइनस जाएगा, यानी इंटरिंग जो करंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे जहाँ पे भी होगा तो क्या होगा? सिंक होगा। मतलब पावर को क्या कर रहा है? डिसिपेट कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, केस 1। दूसरा आप देख रहे हो यहाँ का करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, मतलब तो यहाँ पे और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? पावर को सप्लाई कर रहा है। तो इसका क्या होगा? पावर सप्लाई कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव पे इंटर कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। और नेगेटिव पे इंटर कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है? पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? सोर्स। और यहाँ पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सिंक हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। क्या निकालना है इसमें? फाइंड द पावर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट शोन। अब देखो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, आप देख सकते हो एलिमेंट कितना है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर भी एक वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है, यहाँ पे करंट सोर्स 2 3 4 हो गया, 5 और 6, टोटल कितना है? 6 एलिमेंट है। और 6 एलिमेंट में ईच का क्या निकालना है? कितना पावर इधर ऑब्जर्व कर रहा है या क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, यानी सिंक और सोर्स निकालना है, ठीक है। तो आप पहले देखो यहाँ पे सर्किट में आपको पता है कि यहाँ पे 10 वोल्ट का, देखो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे 10 एम्पियर करंट क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? यहाँ का पावर 10 वोल्ट कितना ऑब्जर्व कर रहा है? 10 × 10 100 वाट। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका इसमें देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों दिया है, तो इसका भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ना तो वोल्टेज पता है 5 एम्पियर में, ना ही 6 एम्पियर में वोल्टेज पता है। और यहाँ पे 2 वोल्ट के साथ 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे देख सकते हो करंट बाहर जा रहा है, तो ये क्या करेगा? सप्लाई करेगा। तो इसका क्या होगा? इसका भी आप निकाल सकते हो। और 3 वोल्ट के क्रॉस 3 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है उसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, इसको भी आपको पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो कि 5 एम्पियर करंट और 6 एम्पियर करंट दोनों जब यहाँ से जाएगा, यहाँ पे मीट करेगा, तो उसके बाद कितना बनेगा? 5 + 6 एम्पियर कितना होगा? 11 एम्पियर करंट क्या होगा? इस ब्रांच में जाएगा। तो 11 एम्पियर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रहा है, तो क्या होगा? 11 × 3 क्या हो जाएगा? 33 वाट। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है तो सिंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ का पता करना पड़ेगा वोल्टेज। सपोज करो इसको मैं Vx मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ का भी वोल्टेज मुझे नहीं पता, इसको मैं मान लेता हूँ Vy। और इस टर्मिनल का वोल्टेज आपको पता है, इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। यहाँ का क्या है? 10 वोल्ट। और यहाँ पे -3 वोल्ट का क्या है? -3 वोल्ट का यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो Vx क्या होगा? तो आप ऐसे निकाल सकते हो 10 वोल्ट = -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस Vx। तो Vx = क्या निकल जाएगा? 10 + 3 13 वोल्ट। मतलब यहाँ का वोल्टेज आपको पता चल गया 13 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट आपको दिया हुआ है। 10 = -3 प्लस इसका Vx, तो क्या हो जाएगा? Vx = 10 + 3 13 वोल्ट। अब आपको Vy निकालना है, तो Vy भी निकल जाएगा। आपको 10 वोल्ट पता है, यहाँ पे कितना है? 2 वोल्ट का 2 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स है इसी ब्रांच में, ठीक है।
तो इसको अगर आप निकालेंगे तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस वी वाई, तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 वोल्ट। तो आपको वी वाई भी निकल गया, वी एक्स भी निकल गया। अब मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं सबका वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों, मतलब उसके अक्रॉस में अगर करंट सोर्स है तो वहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये सारे ब्रांच में आप निकाल चुके हो, ठीक है। तो अब इसका पावर डिसिपेशन या कितना पावर ऑब्जर्व कर रहा है आप वो निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें पहले ये आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे लोड या सिंक कौन सा है। तो सिंक सोर्स कौन सा है, सिंक में क्या बोले कि हमेशा जो करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव पे इंटर करेगा। तो 10 वोल्ट में पॉजिटिव पे इंटर कर रहा है, तो 10 वोल्ट सोर्स क्या चीज़ है, सिंक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव में इंटर कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो 2 वोल्ट भी क्या है, पॉजिटिव पे इंटर कर रहा है, और यहाँ पे निगेटिव पे इंटर कर रहा है, माइनस पे इंटर कर रहा है 4 एम्पियर। तो इस क्या किस में जाएगा, सोर्स में जाएगा। सोर्स में क्या होगा 8 वोल्ट, जो 8 वोल्ट है, सॉरी 8 वोल्ट जो होगा किस में जाएगा, वो सोर्स में जाएगा। और यहाँ पे देखो वी एक्स क्या है 13, यानी प्लस माइनस, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस है, तो कितना हो जाएगा 6 एम्पियर भी किस में जाएगा, सोर्स में जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव, वी वाई क्या है, वी वाई आपका क्या है, वी वाई आपका कितना निकला है 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा 5 एम्पियर किस में जाएगा, सोर्स में जाएगा। और यहाँ पे एक बचा आपका 5 वोल्ट, 5 वोल्ट कहाँ पे है, सॉरी 3 वोल्ट, 3 वोल्ट में आप क्या है पॉजिटिव पे इंटर कर रहा है करंट 11 एम्पियर, तो ये भी क्या चीज़ में जाएगा, आपका सिंक में जाएगा। तो आप समझ गए यहाँ से सिंक और सोर्स कैसे लिखना है। सिंक का मतलब है जहाँ पे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है वो सिंक में जाएगा, और जहाँ पे करंट निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है वो सोर्स में जाएगा, ठीक है। तो अब इसका पावर डिसिपेशन लिखना है, तो P 10 वोल्ट के क्रॉस में क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 वाट। सिमिलरली अगर पावर अक्रॉस 3 वोल्ट लिखना है तो 11 इंटू 3, यहाँ 11 एम्पियर इंटू 3 कितना हो जाएगा 33 वाट। उसके बाद अगर पावर आपको 2 वोल्ट के क्रॉस में लिखना है तो 2 इंटू कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 वाट। अगर टोटल को ऐड करेंगे तो टोटल पावर सिंक में कितना हो रहा है, सिंक में या ऑब्जर्व पावर, ऑब्जर्व कितना कर रहा है टोटल सर्किट 135 वाट, ठीक है। अगर मैं अब डिसिपेशन की बात करूं, पावर डिसिपेट कितना कर रहा है, ठीक है, ये नहीं ऑब्जर्व और डिसिपेट तो सेम ही हुआ। अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूं, ठीक है, या डिलीवर्ड कितना कर रहा है, या सोर्स सप्लाई या डिलीवर्ड पावर कितना कर रहा है, तो आप देख सकते हो 8 वोल्ट के क्रॉस में अगर निकालना है तो यहाँ पे 4 एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 4 एम्पियर करंट सोर्स डिनोट किया, इसलिए यहाँ पे 4 एम्पियर होगा, ठीक है। तो P 4 एम्पियर के क्रॉस में कितना हो जाएगा 8 इंटू 4, और माइनस 8 डायरेक्शन क्या होगा माइनस में होगा, माइनस से इंटर कर रहा है, तो कितना हो जाएगा -32 वाट। उसके बाद अगर 5 एम्पियर के क्रॉस में निकालेंगे तो आपको पता है -5 इंटू क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 25 वाट, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद P 6 एम्पियर के क्रॉस में अगर आपको निकालना है तो -13 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो -78 वाट। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -135 वाट। यानी कोई भी सर्किट अगर को सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें जितना पावर ऑब्जर्व करता है अगर उतना ही पावर डिसिपेट भी करेगा, सॉरी जितना पावर आप सप्लाई कर रहे हो और उतना ही डिसिपेट करेगा, तो वो सर्किट आपका सॉल्यूशन जो है आपका सही है। तो इसका मतलब है टोटल पावर ऑब्जर्व्ड, टोटल पावर ऑब्जर्व्ड इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर्ड। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। बस आपको करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए, टर्मिनल का नॉलेज होना चाहिए, पॉजिटिव से इंटर कर रहा है या नेगेटिव से इंटर कर रहा है।
तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एलिमेंट क्लासिफिकेशन मतलब एक्टिव पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, लीनियर नॉन लीनियर किसको बोलते हैं, जो कि एग्जाम में आता है, यूनिलेटरल बायलेटरल टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट सिस्टम या लम्प्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहला मैं बात करता हूं एक्टिव एंड पैसिव। पहले कितना होता है, एक्टिव और पैसिव होता है। दूसरा क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। आप लिखते जाओ पेन और पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप जेई या एई लेवल का एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। अगर आप लोग को लगता होगा कि स्लो जा रहा हूँ, तो आप क्या है, यूट्यूब में आप स्पीड बढ़ा के वीडियो वॉच कर सकते हो। एंड इनवेरिएंट। और पांचवा है दोस्तों लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप इस सारे टॉपिक जो 5 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को अगर आप समझ जाएंगे, तो आप किसी भी टाइप्स का एमसीक्यू क्वेश्चन बिना रटे हुए एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, रटने में बहुत मुश्किल है दोस्तों, और रटना सॉल्यूशन नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे, तो आप आराम से क्वेश्चन करके एग्जाम में सही सही आ सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल कितना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव, लीनियर एंड नॉन लीनियर, यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस सब का मैं एक एक करके डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। पहला मैं करता हूँ एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एलिमेंट्स देखो, एक्टिव और पैसिव में क्या होता है दोस्तों, पहले आप एक्टिव के बारे में समझो। सपोज करो कि यहाँ मैं इसको इधर कर दिया पैसिव। ठीक है, और एक्टिव। एक्टिव में 2 होगा। एक्टिव में क्या क्या हो सकता है, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। आप लिखते जाओ। ठीक है, अब देखो एक्टिव जितना भी होता है, एक्टिव सोर्स यहाँ डाल सकते हैं, SOURCE, एक्टिव सोर्सेस जो भी है। एक होता है डिपेंडेंट सोर्सेस, एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट में 2 होता है दोस्तों, एक तो होता है आप आइडियली जो यूज करते हो आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखो आइडियल में क्या क्या होता है, 2 ही होगा, एक तो वोल्टेज सोर्स होगा और एक क्या होगा, करंट सोर्स। सिमिलरली प्रैक्टिकल में क्या होगा, आइदर वोल्टेज सोर्स होगा या क्या होगा, करंट सोर्स। VS मतलब वोल्टेज सोर्स, CS मतलब करंट सोर्स, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, डिपेंडेंट में क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 4 होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, फिर वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ये जितने भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, सारे एक्टिव सोर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कैसा सोर्स है, एक्टिव है या पैसिव है, या एक्टिव पैसिव दोनों है। तो आप क्या करेंगे, एक्टिव सोर्स करेंगे उसका सही आंसर। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप पैसिव का देख लेते हैं। पहले पैसिव में आपको भी पता है क्या क्या होता है। एक तो आपका होता है R,
रेसिस्टेंस, वो दूसरा होता है इंडक्टेंस, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो रेसिस्टेंस में क्या क्या होता है, अब दोनों का अब लीनियर नॉन लीनियर भी होता है। ठीक है, तो आपका पैसिव में याद रखना पड़ेगा रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। और भी होते हैं पैसिव में, जैसे ट्रांसफार्मर होता है, बल्ब होता है। ठीक है, बल्ब में आप एनर्जी देते हो तब जाकर आप ग्लो करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप इनपुट देते हो तब जाके आपको आउटपुट में पावर मिलता है। अगर आप इनपुट सप्लाई नहीं देंगे तो आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो भी ट्रांसफार्मर भी क्या है, पैसिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे बल्ब और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है, पैसिव एलिमेंट है। अब देखो एक्टिव का डिफिनेशन तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इस जो आप यहाँ पे देख रहे हो एक्टिव और पैसिव का, तो एक्टिव एलिमेंट होता है जब कोई भी एलिमेंट क्या करता है, पावर को डिलीवर या एनर्जी को डिलीवर करने में कैपेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिव एलिमेंट का अगर लिखना हो, एक्टिव एलिमेंट, तो इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन द एलिमेंट इज कैपेबल of delivering energy independently for long time। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। अब देखो एक्टिव एलिमेंट में क्या क्या एग्जांपल है आपको पता चल जाएगा। एक्टिव एलिमेंट में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स आपको पता ही है, और क्या क्या है एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो एक तो होगा वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ओप एम्प हो गया, जो एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव सोर्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ट्रांजिस्टर और ओप एम्प क्या हो गया, एक्टिव सोर्स हो गया। और इसमें आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स भी है। ठीक है, तो VCVS यानी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, VCCS का क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। उसके बाद CCCS करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और एक होता है CCVS करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो ये सब किस में आएंगे, सारे एक्टिव एलिमेंट्स में आएंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैसिव एलिमेंट की, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का आपको एग्जांपल समझ में आ गया। अब पैसिव एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट होता है दोस्तों व्हेन द एलिमेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ delivering energy independently then the element is called पैसिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल क्या क्या होता है, अगर एग्जांपल की बात करूं क्या क्या होगा पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल दोस्तों। पैसिव एलिमेंट में आपको क्या क्या बताया था, एक तो रेसिस्टेंस बताया था,
इंडक्टेंस बताया था, कैपेसिटेंस बताया था, और क्या बताया था, बल्ब, एलईडी बल्ब, चाहे जितने भी टाइप के बल्ब होते हैं, ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर जो है स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, हम लोग उसमें पढ़ते हैं तो मशीन में। तो यहाँ पे आपको पता होगा ट्रांसफार्मर में V1I1 इक्वल टू क्या होता है, V2I2, ठीक है। जितना पावर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इंटरनल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, नो इंटरनल पावर एम्प्लीफिकेशन होता है, मतलब आप जितना इनपुट पावर दे रहे हो उतना आपको आउटपुट पावर मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको किस में कंसीडर करते हैं, पैसिव एलिमेंट में, ठीक है। तो आपको एक्टिव और पैसिव का बेसिक नॉलेज जो है लगभग हो गया होगा। तो इस जो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स है दोस्तों, इसमें मोस्टली आपको एग्जांपल ही आता है एग्जाम क्वेश्चन में। और यहाँ पे ये जो देख वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स या जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, सॉरी डिपेंडेंट सोर्स जितने भी होते हैं, जैसे ये सब क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी जो होता है मटेरियल का, वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है किसको, करंट को। तो इट्स ऑलवेज अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट बाय रसिस्टर या रेसिस्टेंस, ठीक है। सपोज करो कोई सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे एक सर्किट दिया, इसका रेसिस्टेंस आर है, ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, इसका वोल्टेज वी है, माइनस प्लस वोल्टेज वी है, और करंट क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, आई स्क्वायर आर, ठीक है। या अगर W इक्वल टू लिखें एनर्जी, W इक्वल टू P इंटू टी होगा। P क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। कभी कभी इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हीट, हीट के कारण जो इक्वेशन, हीटिंग इक्वेशन होता है, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी डिनोट करते हैं टाइम इन सेकेंड। एक और फार्मूला होता है दोस्तों रेसिस्टेंस का, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। और रो क्या होता है, रो इक्वल टू होता है रसिस्टिविटी, रसिस्टिविटी जिसका यूनिट होता है ओम मीटर, और इसका रेसिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, ओम होता है। तो रो इक्वल टू रसिस्टिविटी, तो रसिस्टिविटी क्या, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसका रेसिस्टेंस इतना है, लेंथ दिया हुआ इतना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, तो उसका रेसिस्टिविटी निकाले। तो आप आराम से इस फॉर्मूला का यूज़ करके रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं। एक और होता है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में होता है कि सुपर कंडक्टर का रेसिस्टिविटी, सुपर कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें। और मरकरी जो होता है एट 4.15 के टेम्परेचर पे एक्ट एज ए सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, सुपर कंडक्टर। अगर मरकरी 4.15 के केल्विन के टेम्परेचर पे ऑपरेट करेगा तो एक्ट एज ए सुपर कंडक्टर की तरह ऑपरेट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखें, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का क्या होता है, ठीक है। अगर हीट के फॉर्म में आपको एनर्जी निकालना है तो आई स्क्वायर आर टी होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय। तो ये सब फॉर्मूला अगर आपको पता रहेगा तो एग्जाम में जो सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो आसानी से आप डील कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ,
सपोज करो कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर आपने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया प्लस माइनस, और यहाँ से करंट आई इंटर कर रहा है यहाँ पे, और इसका लेंथ एल दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जो है ए है, एरिया या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, किसका, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो ओम्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म में आएगा कि ओम्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। ओम्स लॉ फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जो ओम्स लॉ में करंट डेंसिटी होता है, जो ये कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है आप देख रहे हो, इस कंडक्टर का करंट डेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो जे इक्वल टू जो होगा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा जो डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कंडक्टिविटी को, ठीक है। ये क्या डिनोट कर रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो जे क्या है, जे इक्वल टू करेंट डेंसिटी। अब देखो जब भी डेंसिटी की बात होगी तो आपको भी पता है करेंट डेंसिटी इक्वल टू जे इक्वल टू क्या होता है, करेंट पर यूनिट एरिया। तो करेंट पर यूनिट एरिया, तो करेंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो करेंट डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा किसका, करेंट डेंसिटी, यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू क्या होता है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ या वोल्टेज पर सेंटीमीटर। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पता है, जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। तो जे इक्वल टू आपको यहाँ से आप डिफाइन करते हैं ओम्स लॉ से, जो हम कैसे आप फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जे इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख लेंगे, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो जे इक्वल टू क्या होता है, करेंट पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/रो रेसिस्टिविटी, ठीक है, 1/रेसिस्टिविटी इनटू, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रो। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल में होता है, तो रेसिस्टिविटी के। तो यहाँ पे इक्वल टू जो कंडक्टिविटी दिया हुआ है इसको 1/ क्या लिख दिए, रेसिस्टिविटी, इनटू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, V/L। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 1/रो, उसके बाद A/L इनटू क्या है, V वोल्टेज है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब देखो I इंटू रो L/A एरिया, ठीक है। V इक्वल टू मैंने I इंटू रो इंटू L को इधर लेके चला गया, और A क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आप इसको अगर आप लिखेंगे तो V इक्वल टू I इंटू, अब देखो R, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। तो यही क्या है, ओम्स लॉ से V और I का रिलेशन आता है, V और I का, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्वल टू आपको पता है, पहले भी बताया था, R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। रो L/A की जगह पे R लिख दिया, तो वोल्टेज इक्वल टू IR। तो यहाँ से ओम्स लॉ से ड्राइव हो गया। देखो ओम्स लॉ जो होता है हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट डेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड इंटेंसिटी। तो ये भी आप याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिखता हूँ, ओम्स लॉ state that at constant temperature
current density is directly proportional to field intensity। ठीक है, एक तो आपको ये डिफिनेशन मिल गया करंट जो ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट डेंसिटी जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरा क्या होता है, आपको पता है कि जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द एलिमेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया ओम्स लॉ में, जो कि आपको पता है, ठीक, शायद ये किसी को पता नहीं होगा, मे बी जो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको पता होगा कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड इंटेंसिटी भी ओम्स लॉ होता है। और ओम्स लॉ में एक दूसरा क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर को मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पे एक और पॉइंट है दोस्तों, जो ओम्स लॉ जो है कभी कभी एग्जाम में आएगा कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, तो ओम्स लॉ वहीं पे वैलिड होता है, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर व्हेन टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल आर कांस्टेंट। अगर कंडक्टिविटी और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहेगा तो वहीं पे आप ओम्स लॉ को वैलिड कर सकते हैं। मतलब कि सपोज करो कि कोई कॉपर मटेरियल्स है, एग्जांपल के लिए कॉपर मटेरियल्स है, तो जो कॉपर का कंडक्टिविटी होता है या कॉपर का रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, सेम होगा। अगर एक कॉपर दे दिया और एक दे दिया कि आपका कॉपर मटेरियल है और एक एल्युमिनियम मटेरियल है और दोनों का रेसिस्टिविटी अलग है, तो वहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, कंडक्टेंस एक होता है दोस्तों कंडक्टेंस, जो कि कंडक्टेंस जो होता है क्या होता है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल टू क्या होता है, 1/रेसिस्टेंस। तो जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल टू 1/R, या आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, G/V, जी इंटू वी। जैसे V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो V इक्वल टू I इंटू 1/G, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, VG इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। यहाँ से ही ये रिलेशन आया, I इक्वल टू GV, जो कि ओम्स लॉ का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, ओम्स लॉ का थर्ड फॉर्म। ये आपका थर्ड फॉर्म का अगर पूछेगा कि ओम्स लॉ का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आई इक्वल टू जी वी, और फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता है, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, ये जो है आपका ओम्स लॉ का सेकेंड फॉर्म। तो टोटल कितना फॉर्म होता है ओम्स लॉ का, 3 फॉर्म होता है, जो कि ओम्स लॉ जहाँ पे वैलिड होता है। और हमेशा याद रखें ओम्स लॉ कहाँ पे वैलिड होता है, जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर हो और जो रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। तो दोस्तों मैं आज कंडक्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, बेसिक सर्किट के बारे में, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया, एक्टिव और पैसिव के बारे में डिस्कस किया। ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर 1 में आज मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ इस वीडियो को, और लेक्चर 2 में इससे आगे जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस का। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।